नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन के लिए जो हम पेड क्विजेस को देख रहे हैं लगातार, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पिछले सारे वीडियोस हम कई बार आपको बता चुके हैं कि नीचे प्लेलिस्ट में भी है, अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए। उसके आपके एग्जाम में बेहद जो है कम समय बचा है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है रिवीजन की जरूरत है, तो ये एक बेहतर माध्यम है आपको रिवाइज करने का। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहा जा रहा है आपसे कि 22 अप्रैल 2022 को अमित शाह यानी कि जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इन्होंने किस शहर में आयोजित 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है बोर्ड ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। तो इनके तत्वाधान में ये जो पुलिस कांग्रेस है, ये अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, एक तरीके का ये जो हमारे देश में जितनी भी पुलिस ये फोर्सेज हैं, तो उनका एक तरीके से सेमिनार है, कह लीजिए एक बैठक है, जिसमें इसमें बेसिकली दो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो है सिमिलर जो चैलेंजेस है भारतीय पुलिस के बीच में हर अलग अलग स्टेट में क्राइम से डील करने के, उसको दूर कैसे किया जा सके, और जो और फर्दर इसमें आपका जो कॉमन स्ट्रेटजी हो सकती है, कोऑर्डिनेशन पुलिस फोर्सेस के बीच में एक राज्य की पुलिस के साथ दूसरे राज्य की पुलिस का, ये सब कैसे बेहतर हो सकता है, इन्हीं सब ऑब्जेक्टिव के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसको यहाँ पे उद्घाटन किया था होम मिनिस्टर ने भोपाल में। ठीक, तो ये सब सारे फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों में जो निमोनिया की एक बीमारी होती है उसकी शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू किया, जिसका नाम है SAANS। ठीक है, सांस भी इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है बेसिकली कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा इन्होंने जो है एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है। तो इसमें वही है कि जो चूंकि निमोनिया से जो है बच्चों में काफ़ी ज़्यादा जो है मृत्यु दर देखी जाती है, तो इस बीमारी को दूर करने के लिए और उसकी जल्दी पहचान के लिए ये कैंपेन चलाया गया है कर्नाटक में। अप्रैल 2022 को निम्नलिखित में से किस शहर में देश की यानी भारत की पहली 100% यानी 100% जो डिजिटल सर्विसेज हैं, टिकट से लेकर के सभी सारी चीज़ों में, तो इस प्रकार की डिजिटल बस का उद्घाटन किया गया है किस शहर में, तो ये है हमारा महाराष्ट्र में मुंबई। अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने बनिहाल काजीगुंड रोड टनल का उद्घाटन किया है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है हमको ये बताना है। ठीक, तो देखिए जो लोअर हिमालय का हमारा पार्ट है जम्मू कश्मीर में, वहाँ ये स्थित है। नेशनल हाईवे 44 का जो है वहाँ पे उसका एक भाग है ये बनिहाल काजीगुंड रोड टनल। ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई है ये 8.45 किलोमीटर, और इसको इनॉग्रेट किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर ने, ये भी ध्यान रखिएगा। 25 अप्रैल 2022 से निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी, देखिए ये अभियान का नाम ध्यान रखिएगा, किसान भागीदारी और प्राथमिक हमारी, इसका आयोजन 25 अप्रैल से ये जो हमारा किसान कल्याण मंत्रालय है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25 से लेकर के जो है ये 30 अप्रैल तक चला था, और इसमें वही जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो हमारा इनिशिएटिव चल रहा था उसी के अंतर्गत इसको आयोजित किया गया था। इसमें किसानों के जो है ये मतलब उनके बीच अवेयरनेस फैलाने से संबंधित एक तरीके का ये इवेंट था, तो इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना यानी कि जो इंडियन नेवी है, तो इनका एक प्रोजेक्ट 75 है, जिसके तहत 6 जो हमारी ये पनडुब्बियां यानी कि सबमरीन होती हैं उनका डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इसके तहत प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी और आखिरी स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बी है उसको लॉन्च किया गया है, उसका नाम बताना है आपको। तो देखिए 5 पहले जो है लॉन्च हो चुकी हैं, छठी जो है INS वागशीर, है ना, इसको लॉन्च किया गया है, डी ऑप्शन। अप्रैल 2022 में 48वां एक शतरंज का टूर्नामेंट है ला रोडा इंटरनेशनल ओपन। ठीक, तो इस टूर्नामेंट को किसने जीता है, तो ये भारत के प्लेयर हैं डी गुकेश। ठीक, देखिए ATM कार्ड वगैरह आप लोग यूज़ करते होंगे, डेबिट कार्ड और जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो उसी में जो ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपए, है ना, ये सब पेमेंट गेटवेज जो हैं,
तो मास्टर कार्ड उसी में से जो एक ये इंटरनेशनल कंपनी है बेसिकली एक, तो हाल ही में इसी मास्टर कार्ड कंपनी ने जो है निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ मिलकर के दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्पित जो भुगतान कार्ड है इसको लॉन्च किया, ठीक है। तो क्रिप्टो बेसिकली क्या है आपको पता होगा, जो डिजिटल करेंसीज हैं जिसको हम क्रिप्टो करेंसी के रूप में जानते हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कार्य करते हैं, ठीक। तो चूंकि कुछ देशों में क्रिप्टो करेंसीज वगैरह को लीगल किया गया है ना, जैसे लैटिन अमेरिकन कुछ कंट्रीज हैं, यूरोप में, है ना, तो यहाँ पे उनके ट्रांजैक्शंस के लिए एक ऐसा कार्ड जो है लॉन्च किया है मास्टर कार्ड ने, एक कंपनी है नेक्सो, इसके साथ मिलकर के, जहाँ पे जो कुछ ऐसे बूथ्स होते हैं ये डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, तो वहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज या इस तरीके के जो डिजिटल करेंसी है उसमें ट्रांजैक्शन इन कार्ड्स के माध्यम से किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है नेक्सो और मास्टर कार्ड ने मिलकर के इसको बनाया है। बेरूत बंदरगाह लेबनान में स्थित है, यह किसके किनारे स्थित है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए लेबनान जो कंट्री है, तो बेरूत बंदरगाह यहाँ पे है। आपको याद होगा शायद, तो ये कोरोना जब चल रहा था वर्ष 2020 में, तो अगस्त के महीने में यहाँ पे ही बेरूत सिटी में एक जो है काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी हुआ था, तो उस वजह से भी ये चर्चा में रहा था। तो ये जो बंदरगाह है ये यहाँ पे देखेंगे तो ये कंट्री जो है सराउंड करती है किसको, भूमध्य सागर को, ठीक है। तो यहीं पे ये स्थित है। इसको देखिए, जो मैप वाले क्वेश्चन होते हैं प्लीज उसको मैप में एक बार देख लिया करिए। दीवान ए वकूफ, ठीक है। देखिए एक डिपार्टमेंट है, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे जो है जिसको स्थापित किया गया था। तो वही पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो जलालुद्दीन खिलजी जो है इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इस डिपार्टमेंट का जो बेसिकली काम होता था, तो जितने भी मतलब ऐसे समझिए कि सरकारी व्यय होते थे, तो उससे संबंधित जो कागजात यानी कि पेपर्स होते थे, उसका जो है ये मैनेजमेंट इस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता था, ठीक है। और ये जो वजीर होता था उस टाइम पे, तो उसका एक सबऑर्डिनेट ऑफिस होता था कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में देश का पहला ईवी फ्रेंडली यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्रमोट किए जा रहे हैं, और इसको अडॉप्ट करने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इसको अडॉप्ट करने पे काफ़ी जोर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, और प्राइवेट जितनी भी कंपनीज हैं अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डेवलप कर रहे हैं। तो उसी क्रम में एक ईवी फ्रेंडली हाईवे, यानी कि इस पूरे हाईवे में जो जहाँ से स्टार्ट होगा और जहाँ तक एंड होगा, तो चार्जिंग स्टेशंस वगैरह जो है प्रॉपर संख्या में होंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसमें व्हीकल में फ्यूल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी तो है, तो चार्ज अगर आपकी गाड़ी का चार्ज खत्म हो जाएगा तो कहाँ से चलाइएगा। तो इसलिए अब जो ये दिल्ली से चंडीगढ़ का हाईवे है, तो यहाँ पे मोस्टली सभी टर्मिनल्स, जितने भी चार्जिंग टर्मिनल्स हैं, एक बराबर डिस्टेंस पे स्टैब्लिश किए गए हैं। तो ये जो भारत का है पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बना है। स्वदेशी का प्रस्ताव 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये बताना है। तो दो चीजें ध्यान रखें, 1905 में जो आपका बंगाल का पार्टीशन अनाउंस किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो उसके बाद स्वदेशी का कॉन्सेप्ट जो है उसको अपनाने पर काफी जोर दिया गया, भारत में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। तो उसी क्रम में ये प्रस्ताव जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1906 में, है ना, यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। और इसकी अध्यक्षता यानी कि 1906 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये दादा भाई नौरोजी थे, ठीक। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। गांधी जी ने अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ने के लिए एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। तो वर्ष ये कौन सा था, तो 1894 था। निम्नलिखित में से किसने जो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा पहली बार कोई सत्याग्रह भारत में किया गया वर्ष 1917 में, जब ये अफ्रीका से लौट के आए थे, तो इसका इनमें से किसने विरोध किया था, ठीक है। तो ये थे एनजी रंगा। ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। 1928 में पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था ये बताना है। तो ये अबुल गफार खान जो थे, है ना, इनकी पत्रिका थी, ऑप्शन डी। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही में 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो है घोषणा की गई है 2022 वर्ष के लिए सितंबर के महीने में। तो इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है जो प्राप्त करता है और उनसे संबंधित जो देश हैं, ठीक। तो ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इसको जो है एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जो है संज्ञा दी जाती है। इसकी स्थापना 1957 से हुई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पहले पुरस्कार जो है 1958 में दिए गए थे, और यहाँ पे फिलीपींस जो है मनीला, वहाँ पे इसको अवार्ड को दिया जाता है। तो अगर हम बात करें 2022 के जो प्राप्त करता है, तो इसमें देखिए जो ये हालांकि जो 4 नाम लिखे हैं इन चारों लोगों को मिला है, ठीक। तो ध्यान से ये सब इनके देश और नाम देख लीजिए। ऑप्शन ए, सी और डी करेक्ट है, इसमें बी वाला हमारा जो है ये गलत है। गलत क्यों है कि इनका जो देश है गैरी बेन चेगिब, इनका ये नाम है, ये संबंधित है इंडोनेशिया से, यहाँ पे वियतनाम लिखा है, ठीक। तो इसलिए ये गलत हो जाता है। बाकी के देश और लोग जो है वो सही है, उसको देख लीजिए आप।
हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम, ठीक है, ये खिलाड़ी का नाम है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये हैं क्रिकेटर न्यूजीलैंड के। हाल ही में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीका जिसका नाम है सर्वावैक, यहाँ पे इंग्लिश में नाम देख लीजिए। तो जैसे कोरोना के लिए ये कोरोनिल, कोवैक्स है ना, कोविशील्ड, ये सब वैक्सीन डेवलप की गई, तो उसी प्रकार से एक बीमारी होती है सर्वाइकल कैंसर, है ना, तो उसके लिए यहाँ पे ये जो वैक्सीन है डेवलप की गई है सर्वावैक। इसमें जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और एक डिपार्टमेंट है भारत का, ये भारत सरकार का बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक, इन दोनों के जो है कोलैबोरेशन में इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है। तो ध्यान दीजिए, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हाल ही में श्रीलंका सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF जो है हमारा इंटरनेशनल संस्थान, तो इनके बीच जो है कितने मिलियन डॉलर के ऋण के लिए समझौता हुआ है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि श्रीलंका में जो है सरकार वगैरह का काफ़ी बड़ा दिक्कत चल रही है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब जो है काफ़ी बदल चुके हैं और स्थितियां वहाँ पे इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया एक तरीके से, कंट्री इतना ज़्यादा कर्ज हो गया था। तो उन्हीं जो है कर्ज वगैरह को ठीक करने के लिए, इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए IMF से लोन ले रहे हैं ये लोग, तो इसमें समझौता हुआ है 2.9 बिलियन जो US डॉलर है इसका। इनमें से किस खिलाड़ी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.25 सेकंड के साथ, मतलब इस समय के साथ एक नया जो नेशनल रिकॉर्ड है इसको स्थापित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आयोजन हुआ है, जो रेलवेज है तो उनका एक आयोजन हुआ इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो इसमें 100 मीटर की रेस में इन्होंने एक जो है नेशनल रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि 10.25 सेकंड में इसको कंप्लीट किया है इन खिलाड़ी ने। तो ये है अमलान बोरगोहेन, ठीक, नाम देख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। अगला है कि हाल ही में जारी NCRB यानी कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, एक संस्थान केंद्र सरकार का, तो ये 2 वर्षों में जो भारत में जितने भी क्राइम्स से रिलेटेड डेटा है इसको पब्लिश करता है। तो अभी रिसेंट में इनकी 2021 की जो रिपोर्ट है 2022 में भी रिलीज की गई, तो इसके अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह यानी कि जो देश के खिलाफ ये सेडिशन का मामला होता है, तो इसकी जो सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं किस राज्य में दर्ज हुए हैं ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा राजद्रोह के मामले दर्ज हुए थे जो है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने 6 साल से अधिक की कारावास की सजा, यानी कि जिस ऐसे कैदी जिनको की कोई मतलब किसी उसमें अपराध में आरोपित हैं वो, और उनको 6 साल से अगर की ज़्यादा की सज़ा होती है तो ऐसे मामले में उनका फॉरेंसिक जांच जो है वो अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो फॉरेंसिक जो टेस्ट होते हैं आपने देखा होगा क्रिमिनल वगैरह का, जिसमें DNA टेस्ट और इस तरह की डिटेल एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कह लीजिए, तो इसको अनिवार्य किया गया है दिल्ली में, है ना। अगस्त 2022 में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है, ठीक। तो एक ये हमारा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का एक ग्रुप है कह लीजिए, तो उसके ट्रेजरर यानी कि कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है भारत के एक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यहाँ के झांसी के, अनुराग शर्मा, इनको। भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में AICTE यानी कि जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, इन्होंने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ करार किया है, ठीक। तो डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने जो ये एडोब रीडर वाला आपने सॉफ्टवेयर अगर यूज किया होगा तो उसकी जो पेरेंट कंपनी है एडोब, इसके साथ इन्होंने जो है टाई अप किया है। हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक जिसका टाइटल है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री, है ना, इसको किसने लिखा है, तो इसके लेखक हैं पुलाप्रे बालकृष्ण। हाल ही में किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक नई पहल जिसका नाम है एक्सेस एंड मोबिलिटी प्रोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में स्टैम्प कहा जा रहा है, तो देखिए इसका क्या फुल फॉर्म है, बेसिकली ये है स्टेशन एक्सेस एंड मोबिलिटी प्रोग्राम, ठीक। तो ये प्रोग्राम शुरू किया गया है दिल्ली मेट्रो के द्वारा। इसमें जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं दिल्ली में उन सबको इंटीग्रेट करने के लिए और जो स्टेशन से संबंधित लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए इंफॉर्मेशन है उन सब के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें बी ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है। 5 से 6 सितंबर 2022 के मध्य होने वाली क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक यानी कि सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग, जो क्वाड कंट्रीज हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US और जापान, है ना, तो इन 4 देशों के सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग जो है कौन सा देश होस्ट करेगा, तो ये इंडिया में होगा, ठीक, डी ऑप्शन। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक, इसका अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है, तो ये चुने गए हैं कल्याण चौबे।
हाल ही में किस देश के मरखम शहर में एक सड़क का नाम विश्वविख्यात संगीतकार जो भारत के हैं AR रहमान, ठीक है, इनके नाम पर रखा गया है। तो मरखम सिटी है कनाडा में, ठीक है, तो वहां पे एक सड़क को जो है सम्मान के रूप में AR रहमान के रीनेम किया गया है। तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का पहला नाइट स्काई सैंक्चुरी जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में हमको बताइए क्या है ये, ठीक, नाइट इससे कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है? इसको खोला जा रहा है लद्दाख में। हाल ही में जारी स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि जो SBI है भारत का, तो उनकी एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार किस वर्ष तक भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो है भारत ने जर्मनी को पीछे करके विश्व में 5वें नंबर की जो सबसे बड़ी इकॉनमी है उस स्थान पे आ गया है GDP के टर्म्स में। तो इसमें स्टेट बैंक के हिसाब से 2029 तक हम जो है तीसरे पोजीशन पे आ सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनकी अध्यक्षता में 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है किस शहर में आयोजित की गई है, यानी कि 30th साउदर्न जोनल काउंसिल मीटिंग जो है। तो जोनल काउंसिल की मीटिंग आपको पता ही है कि होम मिनिस्टर जो होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं, ये पॉलिटी में भी आपसे पूछा जाता है। तो ये जो हुई है साउदर्न जोन की, ये तिरुवनंतपुरम केरला में हुई है। अगस्त 2022 में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच जैव विविधता के संरक्षण हेतु उस क्षेत्र में एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है ये साइन हुआ है भारत और नेपाल के बीच में, ठीक। तो इसको अप्रूव किया है रिसेंटली जो हमारी यूनियन कैबिनेट की बैठक होती है उसके द्वारा, ठीक। तो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की दिशा में अब ये दोनों देश जो है कार्य करेंगे अपने अपने क्षेत्र में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया, ठीक है। तो स्कूल का कॉन्सेप्ट आप अभी तक जैसे जानते ही होंगे कि एक प्रॉपर बिल्डिंग होती है, वहां पे सब सिस्टम होता है, तो एक उस तरीके का स्कूल होता है। तो कोरोना के बाद से ज्यादातर चीजें आप देखते हैं आप डिजिटल फॉर्मेट में आ रही हैं, तो उसी रूप में एक डिजिटल कॉन्सेप्ट वर्चुअल स्कूल जो है लॉन्च किया गया है दिल्ली में। रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि जो मुकेश अंबानी वाली कंपनी है, इसके द्वारा भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा ये बताना है। तो ये जो कार्बन प्लांट है ये स्टैब्लिश करेंगे यहाँ पे गुजरात में। हाल ही में मिखाइल गोर्बाचेव जो है, ये नाम है देख लीजिए, इनका निधन हो गया। तो पूछा जा रहा है कि वे अंतिम नेता जो है निम्नलिखित में से किसके थे। तो जो एक ग्रुप था, यहाँ आप देखते हैं ना जो वर्तमान में रशिया और इन सब रीजन में कंट्रीज को देखते हैं, तो कई सारी कंट्रीज से मिलकर के एक USSR जो ग्रुप था, है ना, तो ये इसका डिसइंटीग्रेशन 1991 में हो गया था। तो इसके ही लास्ट अंतिम जीवित नेता थे अभी तक ये मिखाइल गोर्बाचेव, तो इनका अभी रिसेंटली जो है निधन हुआ है। तो ध्यान रखेंगे इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडियन बैंकिंग के संदर्भ में ये पुस्तक लिखी गई है और इसके लेखक हैं डॉक्टर आशुतोष ये राविकर, ऑप्शन डी। चालू वित्त वर्ष यानी कि 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रही है? तो देखिए 4 क्वार्टर्स में हम एक साल को डिवाइड करते हैं, है ना। तो जो 2022-23 का हमारा पहला क्वार्टर है, इसमें हमारा जो GDP ग्रोथ रेट है वो 13.50% का है, यानी कि डी ऑप्शन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज यानी कि जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उसके लिए एक स्टार्टअप चैलेंज के लिए एक इवेंट लॉन्च किया, इसका नाम है वेंटूराइज, है ना। इसको तो ये लॉन्च किया गया है इसके द्वारा, कर्नाटक के द्वारा। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस यानी कि जो आप कोकोनट खाते हैं ना और उसका पानी पीते हैं, तो उसके संदर्भ में अवेयरनेस फैलाने कोकोनट के क्या इंपॉर्टेंस है और उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए एक डे ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड कोकोनट डे, प्रतिवर्ष 2 सितंबर को। जर्मन वॉच एक संस्थान है, उसके द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, ठीक है। तो इसमें कौन सा देश जो है टॉप 3 में शामिल है ये बताना है। तो पहले ये ध्यान रखिए कि ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो जर्मन वॉच, ऐसे भी इस चीज को पूछा जा सकता है। दूसरा कि देखिए जो है क्लाइमेट चेंज की दिशा में सही कार्य न कर पाने के कारण जो है इस रैंकिंग में जो शुरू के 3 स्थान है वो खाली हैं, ठीक।
यानी कि डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा। और अगर बात करें फिर चौथे स्थान पे, तो यहाँ चौथे पे डेनमार्क है, और भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत 10वें पोजीशन पे था इसमें। ठीक, तो यहाँ पे ये सारे फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। हमारा इसमें से डी ऑप्शन जो है, शुरू के 3 में कोई नहीं है, ये ध्यान रखें आप। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? ठीक, तो देखिए मंगोलिया का जो आप रीजन देखते हैं, तो यहाँ के ये मंगोल जो है एक तरीके से इन्वेडर थे भारत में। तो चंगेज खान के जो है नेतृत्व में इन्होंने अटैक करना शुरू किया भारत में। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड से ये अटैक्स शुरुआत हुई इसकी, और उस समय दिल्ली की सल्तनत में जो रूलर था ये इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक इसमें से कौन था? तो तुगलक डायनेस्टी में देखेंगे तो लास्ट रूलर है ये नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी। भक्त तुकाराम निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? ठीक है, तो देखिए ये जो है एक मराठी पोएट और भगवान कृष्ण के एक जो है डिवोटी थे कह लीजिए। तो ये अगर हम इनका टाइम पीरियड देखेंगे तो इधर मुगल शासक जहांगीर जो है मतलब मुगल शासक जहांगीर के ही समकालीन थे। ठीक है, ये लगभग जो 1605 से 27-28 तक का टाइम पीरियड है, इसी दौरान जो है इनका भी टाइम पीरियड है तुकाराम जी का। श्रीनगर यानी कि जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, वहां पे स्थित जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ठीक है, तो यहाँ पे अराउंड जो है 1400 एडी के टाइम पीरियड में एक रूलर होता था इस रीजन में, ये सुल्तान सिकंदर है ना, इसने इसको जो है कंस्ट्रक्ट करवाया था। बाद में चल के जो है इसी का पुत्र था जैन उल आबदीन, उसके बारे में आप पढ़ते होंगे इसी जब कश्मीर और जम्मू के रीजन में जो ये रूल करता था। तो इसके द्वारा इसका जामा मस्जिद का फर्दर जो है रिनोवेशन ये सब करवाया गया। ठीक, अध्वर्यु किस वेद का पुरोहित है? ठीक है, तो देखिए 4 जो वेद हैं, तो इसमें एक यहाँ पे अध्वर्यु शब्द का अर्थ ही होता है यज्ञ करने वाला। ठीक है, तो ये जो पुरोहित का मेंशन आपको मिलता है ये संबंधित है इससे, यजुर्वेद से। ठीक, हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। हिंदुस्तान इंडियन यूनियन और अभ्युदय समाचार पत्रों का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये हमारे तीनों जो ये समाचार पत्र हैं इसके जो है संपादन इनसे संबंधित है मदन मोहन मालवीय से। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ठीक, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी आप जानते हैं, तो उससे संबंधित हमारे स्थल हैं चनहुदड़ो, कोट दीजी, रोपड़ है ना। सौगौरा जो है ये नहीं है। सौगौरा अभिलेख जो है यहाँ पे एक साइट है ये, इससे सौगौरा के अभिलेख मिले हैं जो कि ब्राह्मी लिपि जो है उसमें लिखित है। आपको ये बताना है कि ये किस किस शासनकाल से संबंधित है और ये जो है भारत में कहाँ स्थित है ये साइट जो है। इजराइल देश की सीमाएं निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती हैं? ठीक है, तो जैसे भारत की सीमाओं के बारे में आप पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसे मैप में इजराइल को भी देख लीजिएगा। छोटा सा देश है, परंतु यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो ये सीरिया से लगेगी, या जॉर्डन से लगती है, लेबनान से लगती है, लीबिया से नहीं लगती है। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इजिप्ट से लगती है, इधर जो है जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं इन सब से लगती है। मैप में इसको एक बार देख लीजिएगा। किस अर्थशास्त्री ने भारत में पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? ठीक है, तो जैसे हमने पिछले वीडियोस में किसी में सेंसस की बात की थी कि साइंटिफिक मेथड से सेंसस स्टार्ट हुआ था, पहली बार जो स्टार्ट हुआ था वो साइंटिफिक मेथड्स पे नहीं था। तो उसी प्रकार से जो है अब ब्रिटिशर्स के ही रूल के दौरान नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक जो साइंटिफिक मेथड यूज करके ये कैलकुलेशन किया। ये जो है यहाँ पे एक प्रोफेसर थे VKRV राव है ना, 1900 जो है 31-32 के टाइम पीरियड पे इन्होंने जो है इसको नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक इस प्रश्न को जो है हमने कंप्लीट किया इस वीडियो में। इसको देख लीजिए आप यहाँ तक, और हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।